हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अभिषेक रंजन। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई जेईई मेन मॉर्निंग सेशन का केमिस्ट्री पेपर। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था, ना ही ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा टफ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये आपको पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि ये कौन सा रिपीटेटिंग यूनिट किससे मिलकर बना होगा। ऑब्वियसली ये स्टैंडर्ड टर्म है जिसे हम नोवोलैक कहते हैं। नोवोलैक, तो नोवोलैक का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें जिसका अगर हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हम लोग बेकेलाइट का फॉर्मेशन देखते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्ड करने के लिए स्पीसीज को होना पड़ेगा पैरामैग्नेटिक, और अगर स्पीसीज पैरामैग्नेटिक होना चाहता है दैट मीन्स इट मस्ट हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एटलीस्ट इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि वो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू उसके पास नॉन जीरो हो, तब वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो Fe3+ का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 4s0 3d5। अगर सारा लिगेंड सेम टाइप का है तो अगर पेयरिंग होगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एटलीस्ट बचेगा। NiCN4 दैट मीन्स कि Ni+2, तो Ni+2 है और साथ में यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा। तो 4s0 3d8 तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे, जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग कोबाल्ट की बात करेंगे तो कोबाल्ट+3 दैट मीन्स 4s0 3d6, चूंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। निकल की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ये आपका हो जाएगा 4s2 3d8, सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि पेयर्ड हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पे जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। तो चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Fe+3 में मिला दैट मीन्स कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर सकता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमने ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया है और इस पर अटैक करा दिया है। तो C2H5- जो है वो अगर जाके इस पे अटैक करेगा तो ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा कंपाउंड का कुछ इस तरीके से। ये आपका बन जाएगा O- एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा C2H5। यहाँ पे आप MgBr लिख सकते हो। उसके बाद जब इसका हाइड्रोलिसिस वाटर दिया हुआ है तो हाइड्रोलिसिस के बाद इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आपका अल्कोहल, यहाँ पे आपका इथाइल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड। फिर इस पे हम HCl का एडिशन कर रहे हैं तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन से Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे आपका OH हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोडियम स्टेरेट इज एन अनायनिक सर्फेक्टेंट व्हिच फॉर्म्स मिसल इन ऑयल। जब भी मिसल का फॉर्मेशन होगा तो मिसल के फॉर्मेशन में ये देखा जाता है कि सपोज इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये इस एंड को हम पोलर एंड कह सकते हैं। पोलर एंड दैट मीन्स CO-Na+N एंड दिस वन इज C17H35। ये यूनिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है, ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप है और ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है। दैट मीन्स ये वाटर से ज्यादा अट्रैक्ट होता है और ये वाटर से रिपेल ज्यादा होता है। तो जब ये मिसल का फॉर्मेशन करता है तो मिसल के फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है कि आपका ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ चला जाता है। जब इसे वाटर में बात करते हैं, वाटर में हम लोग बात कर रहे हैं, ये अंदर की तरफ चला जाता है और ये पोलर पार्ट आपकी बाहर की तरफ चला जाता है और ये स्फेरिकल मिसल का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान दे, ये जो केस आपका होता है सरफेस केमिस्ट्री में दिया रहता है, ये केस है जब हम वाटर में लेते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ऑयल दिया हुआ है तो जैसे ऑयल दिया रहेगा तो क्या होगा, स्फेरिकल ये जो पार्ट है ये आपका जो होगा वो हम कह सकते हैं कि आपका सेंटर की तरफ, आपका स्फेयर की तरफ पॉइंट करेगा और जो आपका नॉन स्फेरिकल पार्ट है, जो आपका पोलर पार्ट है, वो आपका सेंटर से आगे चला जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, द वाटर सॉल्युबल प्रोटीन इज।
ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट इस पे बेस्ड है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन जो कि एग में प्रेजेंट होता है, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन होता है, सो करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एट 298.2 केल्विन द रिलेशनशिप बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन फॉर द हाइड्रोजन। ऐसे अगर हम स्टैंडर्ड अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी 435 किलो जूल पर मोल होता है, और अगर हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो इससे ज्यादा होता है ड्यूटेरियम का, तो ये अबाउट 435 और 450 किलो जूल पर मोल के आसपास होता है। सो यहाँ से हम रिलेशन देख सकते हैं, अगर एक हाइड्रोजन की अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो एक हाइड्रोजन का जो एनर्जी होगा वो एक ड्यूटेरियम से -7.5 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये रिलेशन होगा। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, CH3CHO, ऑब्वियसली यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन होगा। तो देखो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है। तो जब भी इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल होता है तो ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल जहां से भी आप बनाओ उसको अटैक करा दो किस पे? एल्डिहाइड वाले पोर्शन में, क्योंकि वहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। सो अगर आप ऐसा कराओगे तो ये तो आपका 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये आपका अटैक कर रहा है CH3COH वाले सेक्शन पे, तो इस पे आपका अटैक कर गया, और यहाँ से आपका एल्डोल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो CHOH और यहाँ पे CH3। अब ध्यान से देखो, इस प्रोडक्ट में बोला जा रहा है I2NOH। I2NOH कौन सा रिएजेंट है? हेलोफॉर्म रिएजेंट है। तो हेलोफॉर्म रिएजेंट होगा, तो जब इसका हेलोफॉर्म रिएक्शन करा दोगे आप I2 और NaOH के रिस्पेक्ट में, तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्योंकि सेकेंड डिग्री अल्कोहल में देखा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन CO- Na+ बन जाएगा और प्लस आयोडोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। एंड देन उसके बाद बोला जा रहा है इसे हम लोग HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। तो जब HCl से आप रिएक्शन करा दोगे तो डबल बॉन्ड O, और ये जो O- है ये हाइड्रोलिसिस होके OH का फॉर्मेशन कर लेगा। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन रिएक्शन कैन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, ध्यान से देखो OH है और सिर्फ पैरा पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ऐसा कौन सा रिएजेंट यहाँ पे कर सकता है? तो हमें पता है कि अगर हम ब्रोमीन वाटर लेते हैं, एनसीईआरटी में स्टैंडर्ड रिएक्शन दिया हुआ है, अगर हम ब्रोमीन वाटर अगर हम लेते हैं तो ब्रोमीन वाटर के केस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के कारण हर पोजीशन पे आकर Br ऑक्यूपाई कर लेता है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ब्रोमीन के साथ हम लोग यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि CH2 यूज कर सकते हैं, उसी तरह से CHCl3 यूज कर सकते हैं, CCl4 यूज कर सकते हैं। इसके कारण जो Br+ का रिएक्टिविटी हो जाता है वो कम हो जाता है, और वो या तो ऑर्थो पे आके अटैक करता है या तो पैरा पे अटैक करता है। सो ये ऑप्शन में बन सकता है, ये ऑप्शन में बन सकता है। अब FeBr3 क्या एक लुइस एसिड है, तो लुइस एसिड के फॉर्मेशन में भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। सो BCD जो होगा ये हम कह सकते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सो यहाँ पर आप कह सकते हो थर्ड नंबर में BCD करेक्ट होगा। ऐसे अगर हम मोस्ट एक्यूरेट वे में बात करें तो OH का जो लोन पेयर है वो अगर लुइस एसिड से रिएक्ट कर गया तो फिर C में बनने का चांस कम होता है, लेकिन वो NH2 के केस में ज्यादा होता है, फिनॉल में कम होता है, इसलिए इस केस को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट अगर आता है कि लुइस एसिड है और वो रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन के लोन पेयर से, डेफिनेटली कर सकता है, चांसेस है वहां पे करने का, लेकिन NH2 के केस में वो और ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो थोड़ा सा कम होता है, इसलिए उस केस को हम थोड़ा सा अगर इग्नोर करें तो ऑप्शन C को भी हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, असोसिएशन रीजन दिया हुआ है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर। गैब्रियल थैलामाइड में अगर हम लोग याद करें एक बार उस स्ट्रक्चर को, तो कुछ स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके से फॉर्मेशन होता था। ये गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के केस में एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल बनता था। अब आप ये सोचो, अगर आप इस न्यूक्लियोफाइल को देखोगे तो डेफिनेटली ये न्यूक्लियोफाइल काफी ज्यादा बल्की है, तो बल्की है तो ये वैसे अल्काइल हैलाइड पे जाकर अटैक करता है जहां पर इसका स्टेरिक हिंड्रेंस काफी कम हो, यानी 0 डिग्री और 1 डिग्री। और अगर यहाँ पे हम एरोमेटिक अगर हम हैलाइड अगर ले ले तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो और इसके बॉन्ड को ब्रेक कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एरोमेटिक यहाँ पे बोल सकते हैं अराइल हैलाइड में भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। सो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे कह सकते हैं कि असर्शन जो है वो भी आपका करेक्ट है और रीजन जो है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पे आप दोनों कह सकते हो, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो हो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर द ग्राफ, इसमें आपको बताना है कौन जीरो ऑर्डर कौन फर्स्ट ऑर्डर। देखो रेट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये आपका डेफिनेटली जीरो ऑर्डर होगा।
यहाँ पे देखो टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली वेरी कर रहा है, ऐसा रिलेशन हम देखते हैं तुम्हारा जीरो ऑर्डर में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो डिपेंड करता नहीं है उसका हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे, और जब हम सेकंड का बनाते हैं सेकंड ऑर्डर का तो एक्चुअली हाइपरबोला के जैसा आपको बनेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टाइम का वैसा कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके करता तो फर्स्ट ऑर्डर हो जाता, तो मतलब ये ना ही जीरो फर्स्ट सेकंड वो है नहीं। अब देखो ऑप्शन में एक बार चेक कर लो कि जीरो और फर्स्ट के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो ऑब्वियसली जीरो भी नहीं है फर्स्ट भी नहीं है, तो सेकंड की तरफ जाना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ लगातार कांस्टेंट रह रहा है, ऐसा कोई रिएक्शन जीरो और फर्स्ट में हम लोग नहीं देखते हैं, तो यानी कि ये भी ग्राफ आपका सही नहीं है। तो पहला तो हमने देख लिया कि ए और बी का जो ग्राफ है ये भी जीरो ऑर्डर है, ये भी जीरो ऑर्डर है। अब आप यहाँ पे देखो रेट का जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ वेरिएशन देख रहे हैं तो देख रहे हैं लीनियरली वेरी कर रहा है, दैट मीन्स कि ये फर्स्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और बी जीरो ऑर्डर हो जाएगा और ई आपका फर्स्ट ऑर्डर आपका हो जाएगा। वैसा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सेकंड है, लेकिन एनटीए ने ऑफिशियली 1 डिक्लेयर किया है, सो ये आपका बोनस की कैटेगरी में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। हमारा अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट से अगर 1 डिग्री अगर अमाइन बनेगा, 1 डिग्री अमाइन, तो वो हिंसबर्ग से करेगा, और 2 डिग्री होगा तो भी करेगा, लेकिन 3 डिग्री होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्या क्या रिएक्शन बनेगा। तो Na है और C2H5 यानी कि रिडक्शन होगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा CH2 NH2 और यहाँ पे आपका NO2, मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा। SnCl2 है, ये तो स्टेफन रिडक्शन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन, जिसमें क्या बनता था, एल्डिहाइड बनता था, तो ये तो डेफिनेटली नहीं करेगा। उसके बाद LiLH4 है, तो ये सिंपल आपका रिडक्शन करेगा, तो CH2 NH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपका CHO। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका भी रिडक्शन करा सकते हैं हम लोग, CH2OH, तो ये भी NH2 है तो ये भी कर जाएगा रिएक्शन। H2Ni है तो यहाँ पे आपका CH2 NH2 बन जाएगा, और यहाँ पे आपका CH3, सो ये भी आपका रिएक्ट कर जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। उसके बाद द आयोनिक रेडियाई ऑफ द K प्लस, हम लोग देख सकते हैं K प्लस, Na प्लस, Al3 प्लस और Mg2 प्लस में सभी के पास अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है और इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा डेफिनेटली उसका साइज जो होगा वो ज्यादा होगा, तो यहाँ पे K प्लस का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा। अब देखो ऑप्शन से देखते हो तो आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो ऑप्शन एक ही दिखता, ऑप्शन थर्ड, लेकिन फिर भी इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो हम कहते हैं कि Z की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो साइज की वैल्यू वहां पे कम होगी, क्योंकि Z इफेक्टिव वहां पे आपका इंक्रीज कर जाता है, न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज कर जाता है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो Z है वो एल्यूमिनियम के लिए है, तो उसका साइज सबसे कम होगा। तो आप देख लो ऑप्शन में एल्यूमिनियम का सबसे कम साइज होगा, इससे ज्यादा आपका मैग्नीशियम का साइज एंड इससे ज्यादा आपका Na प्लस का साइज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट इज नॉट नोन। जर्मेनियम हेक्साक्लोराइड दिया हुआ है, SnOH6 दिया हुआ है, SiCl6, SiF6। अब देखो यहाँ पे आप SiCl6 को देखो, मैं इसे क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे सिलिकॉन जो है वो 6 क्लोरीन के साथ सराउंडेड है। अब क्लोरीन का साइज जो है वो बड़ा है, ठीक है, क्लोरीन का साइज अगर बड़ा होगा और ऊपर से उसके पास 3-3 लोन पेयर है तो रिपल्शन भी होगा, तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन अदर केस की बात करते हैं SiF6, तो भाई सिलिकॉन का साइज ये रहा और फ्लोरीन का साइज तो छोटा है, तो आराम से वहां पर उनके बीच में एडजस्टमेंट हो सकता है, सो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल होगा। OH का भी साइज स्मॉल है तो वो भी करेक्ट स्ट्रक्चर बना सकता है, स्टेबल स्ट्रक्चर बना सकता है, स्टेरिकली वो स्टेबल होगा। SiCl6 अनस्टेबल। जर्मेनियम वाला क्यों स्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि जर्मेनियम का साइज बड़ा होता है, सिलिकॉन से साइज बड़ा हो जाएगा, तो जब जर्मेनियम का साइज बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियसली सिलिकॉन जो क्लोरीन सराउंडिंग क्लोरीन होगा वो इजिली अपने आप को सराउंड कर लेगा जर्मेनियम के चारों ओर और स्टेबल वहां पे कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। सो 13 में ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्ट। एक्चुअली इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डाउट हो सकता था बच्चों को, नॉट करेक्ट जो है ये पूछने का वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो एक तरह से सभी है, उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था विच इज लेस स्टेबल। जब वो लेस स्टेबल अगर क्वेश्चन रहता या अगर लेस कंट्रीब्यूटिंग रहता तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता। तो ये मेरे अकॉर्डिंग है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन सही हो, बट अकॉर्डिंग टू मी पूछने का सही वे ये हो सकता था, बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता, क्योंकि नॉट करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है।
लेस स्टेबल होता है तो ज्यादा जस्टिफाइड होता है ये क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को, तो ऑब्वियसली इन चारों में जो सबसे लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी सभी में कॉमन फैक्टर यहाँ पे तुम्हारा काम कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं जो सबसे लेस स्टेबल यहाँ पे बनेगा स्ट्रक्चर वो 1 बनेगा। सो नॉट करेक्ट के बेसिस पे अगर हम इन चारों को कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन 1 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। उसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है, none of the alkaline earth metals hydroxide dissolve in alkali। कहा जा रहा है none of the alkaline earth metals, that means कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड है, दैट इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन हाइड्रोक्साइड के बारे में बात हो रही है कि ये जो है एल्कली में डिसॉल्व नहीं हो सकते, NaOH में या KOH में डिसॉल्व नहीं हो सकते। सो ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों का अगर नेचर बेसिक है तो ऑब्वियसली डिसॉल्व तो हो सकता है, दोनों के पास एक कॉमन आयन OH माइनस प्रेजेंट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो तो आपका इनकरेक्ट है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इन वाटर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्साइड का वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी उनका इंक्रीज करता है, और हाई हाइड्रेशन एनर्जी के कारण हम कह सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगा वो डाउन द ग्रुप होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन यहाँ पे आपका 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग 3D। तो सभी में आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहाँ पे आपका +6 हो जाएगा, या आपका +3 हो जाएगा, या आपका +4 हो जाएगा, या आपका +5 हो जाएगा, या आपका +1 हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज कर दो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, तो E का सबसे कम हो जाएगा और सबसे ज्यादा आपका क्रोमियम का हो जाएगा, तो A बच गया। तो ऑप्शन 2 और 3 के बाद, तो A के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? C। तो A के बाद D हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 3 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, which one of the following chemical agent is not being used for the dry cleaning। ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा हम केमिकल एजेंट यूज नहीं करते? ऑब्वियसली कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, इसको छोड़कर बाकी अदर एजेंट्स को हम यूज करते हैं, क्योंकि H2O2 भी एज अ ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है, लिक्विड CO2 भी यूज करते हैं फॉर ड्राइंग एजेंट, एंड इसे भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द फॉलोइंग कंपाउंड विल लिबरेट CO2 व्हेन NaHCO3, मींस हाईली एसिडिक नेचर का होना चाहिए। अब एसिडिक नेचर का हमें ढूंढना है यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखो, N+ से जुड़ा हुआ है H, तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये H+ को रिलीज करना चाहेगा ताकि इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे 1 हो सकता है, मतलब वो 1 जो है वो NaHCO3 टेस्ट कंफर्म देगा। अब बात कर लेते हैं अदर ऑप्शन में, 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 में कि आपको यहाँ पे OH माइनस प्रेजेंट है, तो हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन कितना ज्यादा एसिडिक है, जो अपने H+ को रिलीज करे, क्योंकि ये हमारा बेस है, तो ऑब्वियसली बेस है तो बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं होगा इनका। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो हम लोग बात कर रहे हैं H+ को देने की, ठीक है, कि कौन वो अपना जो H+ है वो इजीली रिलीज करेगा। चूंकि यहाँ पे N का जो लोन पेयर है वो लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है, सो यहाँ पर इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एसिडिक कैरेक्टर इनका क्या होगा? रिलेटिवली कम होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसके जो H है उसका बेसिक कैरेक्टर N के लोन पेयर के कारण ज्यादा होता है रादर देन इट्स एसिडिक कैरेक्टर, सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 18 का 1। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन द लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट द ओर एक्सपेक्टेड टू लीच आउट इन द प्रोसेस बाय रिएक्टिंग विद NaOH। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो बॉक्साइट जो Al2O3 है, इसमें बेसिकली जो होता है ये सिलिका जो होता है एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है, तो ये चूंकि केमिकली इसके साथ कॉन्टेमिनेट होता है और इसलिए इसे हम NaOH के प्रेजेंस में क्या करते हैं, Al2O3 को हम सेपरेट कर देते हैं फ्रॉम SiO2। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिलिका, दैट इज SiO2। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड AC4H8 ऑन ट्रीटमेंट विद, A को हमने ट्रीट किया है KMnO4H+ के रेस्पेक्ट में, एंड B आपका बन गया है C3H6O and compound A also yield compound B। ये कंपाउंड B जो है वो बना सकता है when, जब इसका ओजोनोलिसिस करा दे, जब मैं A से B भी हम जा सकते हैं जब इसका हम ओजोनोलिसिस करा दे, तो कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है? एक एक ऑप्शन करके हम लोग ट्राई कर लेते हैं। 2-मिथाइल प्रोपीन, तो अगर हम प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना ले 2-मिथाइल, और अगर इससे हम ट्रीट करें अगर KMnO4 के रेस्पेक्ट में,
तो KMnO4 के रेस्पेक्ट में अगर इसे ट्रीट किया जाए तो एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा, ये आपका कीटोन बनेगा और आपका बन जाएगा ये कार्बन चूंकि अलग हो रहा है तो फाइनली ये CO2 के फॉर्म में बदल जाएगा। सो C3H6O इसका भी केमिकल फॉर्मूला है, तो ये तो बन जा रहा है। और जब आप इसका ओजोनोलिसिस करा लोगे तो ओजोनोलिसिस कराने के बाद भी ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब दोनों ही केस में ये पॉसिबल है। सो ऑप्शन 1 तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आप अदर ऑप्शन को भी चेक कर लोगे। आई डोंट थिंक कि अदर ऑप्शन में ये चीज आपका वैलिड होगा यहाँ पे, तो आप एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लेना। ऑप्शन 1 से ऐसे आ गया यहाँ पे इसका आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। आप ध्यान से देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड पूछा है, हो सकता है कभी नेक्स्ट पेपर में आपसे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड पूछ दे, इसलिए कंफ्यूज वहां पे नहीं होना है। सिग्मा बॉन्ड पूछा दैट मींस हर यहाँ पे बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तो 3 सिग्मा बॉन्ड आपका बन गया है कार्बन और हाइड्रोजन का, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड बन गया है, उसके बाद यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। साथ ही साथ कार्बन कार्बन का काउंट कर ले, 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड है। तो कुल मिला के यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 3 moles of AgCl get precipitated when 1 mole of octahedral coordination compound CrCl3 3NH3.3H2O को रिएक्ट कराया गया है जब AgNO3 के साथ एक्सेस में, तो बोला जा रहा है कि ये 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन कर रहा है। दैट मीन्स कि ये तीनों Cl जो है वो डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर होगा, मतलब यहाँ पर तीनों क्लोरीन होगा, तो बच गए सारे लिगेंड वो अंदर हो जाएंगे। तो Cr NH3 होल थ्राइस एंड H2O होल थ्राइस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो अंदर में तो 6 लिगेंड होने चाहिए, तो ये 6 लिगेंड आ गया। अब आप यहाँ पे देखो पूछ रहा है द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। अब अंदर में तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कोई भी क्लोरीन नहीं है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0। अगर यही प्राइमरी वैलेंसी का क्वेश्चन आता तो 3 हो जाता वहां पे। आते हैं हमारे अगला क्वेश्चन में। A source of monochromatic radiation of wavelength 400 नैनोमीटर, वेवलेंथ दे रखा है 400 नैनोमीटर। अब बोला जा रहा है कि 1000 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकंड में लिबरेट हो रहा है। तो अगर वो 10 सेकंड में 1000 जूल एनर्जी लिबरेट कर रहा है दैट मींस इन 1 सेकंड इट विल लिबरेट 100 जूल इन 1 सेकंड। एंड व्हेन दिस रेडिएशन फॉल ऑन द सरफेस ऑफ द सोडियम, इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे पर सेकंड। तो अगर हम निकाले, अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से बात करें तो E इक्वल्स टू n इंटू hc बाय लैम्डा। टोटल एनर्जी पर सेकंड, एक सेकंड में टोटल एनर्जी 100 जूल है और n की वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें निकालना है। प्लैंक्स क्वांटम यहाँ पे दिया हुआ प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 लाइट स्पीड बाय लैम्डा इज 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो n की वैल्यू 2.22 इंटू 10 टू द पावर 20 फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स ये इजेक्ट करेगा। अप्रोक्सीमेटली नियरेस्ट इंटीजर में पूछा जाए तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आंसर 2 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है CO2 गैस इज बबल थ्रू अ वाटर ड्यूरिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक। हेनरीज लॉ का क्वेश्चन है 298 केल्विन इफ CO2 एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है 0.835 बार, और यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू भी देखो यहाँ पे दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 बार। हमें क्या निकालना है, x मिलीमोल CO2 को डिसॉल्व किया जा रहा है 0.9 लीटर वाटर में, 0.9 लीटर H2O। दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो 900 ml वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1 ग्राम पर ml डेंसिटी होती है वाटर की। सो यहाँ से हम मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं 900 ग्राम। सो यहाँ से अगर हम मोल्स अगर निकालना चाहे वाटर का तो वो हो जाएगा आपका 900/18 दैट इज 50 मोल्स। अब 50 मोल्स आपका मोल्स निकल गया। अब आप यहाँ से हेनरीज लॉ लगा दो तो क्या लिखोगे आप, पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल्स टू KH इंटू x ऑफ CO2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। प्रेशर की वैल्यू 0.835 दे रखी है, KH की वैल्यू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 3 दे रखी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पे CO2 लिखना है तो आपने लिखा मोल्स ऑफ CO2, चूंकि यहाँ पे मिलीमोल्स के टर्म में लिखा जा रहा है तो हमने यहाँ पे x लिख दिया बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 50। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू फाइंड करते हो तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाती है 25 इंटू 10 टू द पावर -2, क्योंकि यहाँ पे 25 है ना, x मिलीमोल्स है तो डायरेक्ट मिलीमोल्स के टर्म में 25 मिलीमोल्स आपका करेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
is 100, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है हमें और बोला जा रहा है द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑल द थ्री स्पीसीज इज 1m. So let us suppose 1 1 1 initially, that is at time t equals to 0. So time t equals to t equilibrium, let us suppose 1 minus x and 1 plus 2x. Now we can write the equilibrium constant K equilibrium is equals to concentration of C square by concentration of A into concentration of B. So from here the concentration of C is 1 plus 2x, concentration of A is 1 minus x and 1 minus x, and it is equals to 100. So we can write 1 plus 2x by 1 minus x to the power 2 is equals to 100. So from here if you will solve for the value of x, then you will find x is equals to 0.75. Now we have to find the concentration of C. The concentration of C is 1 plus 2x. So 1 plus 2x will be equals to 1 plus 2 into 0.75, that is 2.5. 2.5, or we can write 25 into 10 power minus 1. So correct option is 25. Our next question is, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल आयरन प्रेजेंट एज Fe+3. ओके, यहाँ पे 2 आयंस दिया हुआ है इसलिए आपको फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है. अगर आप रेशियो भी निकालोगे तो फ्रैक्शन निकालना आसान हो जाएगा यहाँ पे. तो हम लोग रेशियो निकालने की पहले कोशिश करते हैं. तो हमारा रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या रिएक्शन लिख सकते हैं, जिंक, और चूंकि यहाँ पे +1 का यहाँ पे कन्फिगरेशन होगा तो हम लिख सकते हैं जिंक से जिंक 2+, और हमने लिखा Fe3+ से Fe+2. आपने बैलेंस कर लिया 1 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पर आप लिख सकते हो जिंक +2 Fe+3 और जिंक 2+ +2 Fe+2. ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब आप लिख लो, देखो यहाँ पे आपको सेल पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है और दोनों का EMF दे रखा है, तो हम इजीली लिख सकते हैं E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.0591. नेट इक्वेशन यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया इनटू लॉग ऑफ लिख सकते हैं Fe+2 टू द पावर 2 जिंक +2 डिवाइडेड बाय हमने लिखा Fe+3 टू द पावर 2. अब आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ई सेल की वैल्यू दे रखी है 1.5, E0 सेल तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन. तो ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन जिंक से जिंक 2+ का हो जाएगा +0.76 और रिडक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.77. सो 1.53 ये आपका वैल्यू हो गया. 1.53 माइनस 0.06/2 इंटू लॉग ऑफ जहाँ पे जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 दे रखी है. सो आप लिख सकते हो Fe+2 by Fe+3 टू द पावर 2. सो 2 अगर यहाँ पे अगर आप ले आओगे तो ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा. सो 0.03 by 0.06 will be equals to log Fe+2 Fe+3. So from here the ratio of Fe+2 by Fe+3 is equals to 10 to the power 1/2. अब चूंकि रेशियो आ गया है तो आप यहाँ से इजीली फ्रैक्शन निकाल सकते हो. आपको फ्रैक्शन निकाला के ये बोला जा रहा है कि कितना Fe3+ का फ्रैक्शन है. तो Fe3+ का फ्रैक्शन दैट मीन्स कि आपको Fe+3 by Fe+2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है. ये वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.24 दैट इज 24 into 10⁻². सो आवर करेक्ट आंसर इज 24. हमारा अगला सवाल है 298 केल्विन. द एंथैल्पी ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड X इज 2.8. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सपोज X सॉलिड से ये X लिक्विड में जा रहा है तो ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है ΔH की वैल्यू दे रखी है 2.8. उसके बाद बोला जा रहा है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, यानी X लिक्विड से जब वो X वेपर में जा रहा है तो ΔH की वैल्यू 98.2 दे रखी है यहाँ पे. उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सब्लिमेशन क्या होगा, तो आप दोनों को जब ऐड कर दोगे तो आपको सब्लिमेशन मिल जाएगा. तो ΔH सब्लिमेशन क्या हो जाएगा 2.8 plus 98.2 which is equals to 101 किलोजूल पर मोल. तो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज 101. हमारा अगला क्वेश्चन है, होमओनर यूज दिस मीटर क्यूब ऑफ मीथेन इन अ ईयर टू हीट हिज होम अंडर द प्रेशर ऑफ 1 atm एंड दिस X into 10⁵ ग्राम. द वैल्यू ऑफ द X विल बी. सो आइडियल गैस का अगर हम लोग बिहेवियर यहाँ पे मान लेते हैं CH4 का, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे PV इक्वल्स टू nRT.
सो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू 1 atm दे रखा है, वॉल्यूम 4 इंटू 10⁻6 हो जाएगा क्योंकि लीटर में हमें कन्वर्ट करना था। नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ CH4 बाई मोलर मास ऑफ CH4 इज 16, आर की वैल्यू 0.0821, यहाँ पे आपको 3 लेने के लिए बोल रहा है 0.083, तो आप इसे 3 ही लेना, इनटू टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 300। आप यहाँ से जब W का वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 25.7 इंटू 10⁵ ग्राम। नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है तो 26 इंटू 10⁵ ग्राम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो 26 इज द राइट ऑप्शन। When 10 ml of an aqueous solution of Fe+2 आयन से, और इसे टाइट्रेट किया जा रहा है H+ सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, और बोला जा रहा है K2Cr2O7 दैट इज Cr2O7 2- के रेस्पेक्ट में। ऑब्वियसली Fe का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और Cr का रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये इसी में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिली इक्विवेलेंट होगा Fe+2 का, वो मिली इक्विवेलेंट इक्वल हो जाएगा Cr2O7 2- का। अब मिली इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 ml बोल रहा है। अब मोलारिटी हमें Fe+ का नहीं पता, और n फैक्टर कहां से कहां गया, +2 से +3 गया तो 1 का चेंज हो गया। Cr2O7 ये +6 से +3 गया, 3 का चेंज हुआ, इंटू 2 6 का चेंज हो गया, n फैक्टर इंटू इसका वॉल्यूम दे रखा है 15 ml, इंटू इसका मोलारिटी दे रखा है 0.02। सो यहाँ से अगर आप x सॉल्व करोगे तो x will be 0.18 which can be written as 18 into 10⁻⁻²। सो यहाँ पे भी x में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप इसे सिंपली आप इसे x से रिप्लेस कर दो, कोई दूसरा आप फैक्टर ले लो, सपोज v, तो v आपका आ गया यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका x का वैल्यू हो जाएगा 18। Our next question is consider the complete combustion of butane, the amount of butane का combustion C4H10 का combustion जब आप कराओगे तो आपको CO2 मिलेगा और वाटर मिलेगा। बोला जा रहा है वाटर जो है वो 72 ग्राम बन रहा है, तो पूछा जा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्यूटेन आपने लिया होगा। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो हाइड्रोजन पे BOAC, तो क्या लिखोगे 10 इंटू मोल्स ऑफ C4H10, तो वेट बाय मोलर मास इज C4H10 58 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लगा देंगे 2 इंटू वेट 72/18। सो अगर आप वेट यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 460.4, और इसको आप लिख सकते हो 464 इंटू 10⁻⁻1। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 464। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन केमिस्ट्री पेपर का 25 जुलाई मॉर्निंग सेशन का। तो इसी तरह से हम लोग इसके इवनिंग सेशन का भी पेपर अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक के लिए इतना, ओके, थैंक यू।